This is question number 106. AC जनरेटर पढ़ा था लास्ट टाइम. चलो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट. फ्राइडे को मैं नहीं आया था, इस वजह से नहीं किया है. फ्राइडे को करवाना था. चले खैर हो गई. सो अगेन जस्ट अंडरस्टैंड दिस. ये क्वेश्चन जो है उसको खाली आप, असल में मसला ये है कि फिर वीडियो का सीक्वेंस जो है वो ब्रेक हो जाएगा. तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. नहीं समझ में आए दैट्स ऑल राइट. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ये मैं आपको अदर देन रिकॉर्डिंग एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा ट्रांसफॉर्मर समझाने के बाद, क्योंकि कल हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, फ्राइडे को हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मुश्किल से आधा घंटा भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी. ठीक है. और मैं कल और फ्राइडे में मैं आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा. नॉट टू वरी. अभी खाली स्टे पुट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज. अगर ट्रांसफॉर्मर्स नहीं किया हुआ तो आपको मोस्टली आपको समझ में नहीं आएगा. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ कंटिन्यूएशन, ताकि वीडियोस के अंदर कंटिन्यूएशन रहे. वरना अगर मैं क्वेश्चन नंबर 106 अलग रिकॉर्ड करूंगा और फिर वो ब्रेक हो जाएगी, पूरी जो आपकी कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगी. सो question number 106. A farmer connects a house to the mains electricity. The house is a long way from the nearest 230 volts mains electric supply. Figure 10.1 shows the mains supply to the house. The farmer uses 230 volt lamps in the house, but they do not light up to full brightness. Explain why the lamps are dim. तो उसका आइडिया जो है वो बहुत सिंपल है. लाइट्स जो है वो डिम इस वजह से हैं क्योंकि जो आपकी वायर्स हैं उनका कुछ रेजिस्टेंस होता है. तो जो आप 230 वोल्ट्स, सो ये जो पावर जनरेटर है, जो मेन सप्लाई है, उससे जो 230 वोल्ट्स आ रहा है वो पूरा का पूरा बल्ब्स तक 230 वोल्ट्स नहीं पहुंचेगा. सम ऑफ दोज वोल्ट्स आर गोना बी लॉस्ट इन द वायर्स. मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल 230 में से शायद 200 या 150 के करीब वोल्ट्स जो है वो उसको मिलेंगे. एक्चुअली उसको पूरा 230 वोल्ट्स जो है वो नहीं मिलेंगे. सो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट? दिस इज पार्ट ए. पार्ट ए में हम लोग लिखेंगे. So in part A we are going to write that while transmission आंसर्स लिख लीजिए बेटा, ये आप अपने पास, ये आंसर्स लिखना ज़रूरी है. पेज 106. So while transmission some potential difference is consumed by the transmission lines. Hence, the lamps receive less than 230 volts. अब वो कितना लेस देन है ये हमारा कंसर्न नहीं है. हमें खाली ये बताना है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंट कंज्यूम हो रहा है, तो इस वजह से जो लैम्प्स है उनको कंप्लीट 230 वोल्ट्स, दे वोंट रिसीव द कंप्लीट 230 वोल्ट्स, दे विल रिसीव लेस देन 230 वोल्ट्स. ऑलराइट. Then we have the farmer adds transformers. The lamps in the distant house light up at full brightness. Explain why the lamps are now bright. तो अगेन द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि ट्रांसफार्मर क्या करते हैं. ट्रांसफार्मर का काम बहुत सिंपल होता है. ट्रांसफार्मर्स हम लोग यूज़ करते हैं तो रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेस. ट्रांसफार्मर्स क्या करते हैं? द रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेस बाय सेंडिंग आउट इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी हाई वोल्टेज. सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द लैम्प्स आर नाउ ब्राइट. तो बी में क्या आ जाएगा? बी में आ जाएगा ट्रांसफार्मर्स increase the voltage and reduce the current. So transformers do what? They increase the voltage and reduce the current. Now voltage increase और current reduce करने से क्या होगा? Current reduce करने से हमें पता है कि P is equals to I squared R. जो ट्रांसमिशन लॉस है दैट्स P is equals to I squared R. अगर आप करंट कम करेंगे तो आपका ट्रांसमिशन लॉस जो है वो क्या हो जाएगा?
काफ़ी कम हो जाएगा. Reducing current, reducing current reduces the power or the potential या voltage lost in transmission hence the lamps will receive a higher voltage and will be brighter. सही है. Hence the lamps will receive a higher voltage. पहले जब ट्रांसफार्मर्स नहीं लगे हुए थे तब पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था. अब जबकि पावर ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं तो अब पावर लॉस कम हो रहा है. अब पहले से ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है. पहले लेट्स से फॉर एग्जांपल 230 का 170 वोल्ट्स मिल रहा था, तो अब 230 में से 220 वोल्ट्स मिल रहा है. तो अब ऑटोमेटिकली वोल्टेज ज़्यादा होने से आपके लैंप्स जो है वो ज़्यादा ब्राइट जलेंगे. सही है. अक्सर ये होता है घरों के अंदर कि हम लोग ये नोटिस करते हैं कि यूजुअली सडनली लाइट्स जो है वो डिम डाउन हो जाती है, पंखे जो है वो स्लो हो जाते हैं. तो व्हाट डू वी से व्हेन दैट हैपेंस? वोल्टेज कम हो गया है. सही है. तो अगेन करंट कम या ज़्यादा होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वोल्टेज कम या ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. आपकी चीज़ें डिम डाउन हो जाती हैं, वोल्टेज ज़्यादा होता है, चीज़ें तेज़ हो जाती हैं, और वोल्टेज कम हो जाता है तो चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं. सही है. तो दैट्स एसेंशियली द आइडिया. अच्छा, बी हो गया. सी पार्ट 1, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसफार्मर. यू मे ड्रॉ अ डायग्राम टू हेल्प योर एक्सप्लेनेशन. तो स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसफार्मर में क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज वेरी सिंपल. यू हैव अ प्राइमरी कॉइल, यू हैव अ सेकेंडरी कॉइल, एंड इन दोनों कॉइल्स के बीच में एक लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है. सही है. So you have two coils. One is an input coil, the other is an output coil, and then जो तीसरी चीज़ है आपके पास वो है कोर, और इसको हम क्या कहते हैं? We call it the laminated soft iron core. So the third one is what? The third one is laminated soft iron core. All right? ये कहानी क्लियर है सबको? Everyone's good with this? क्या हुआ? क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही? जूम करूँगा तो बाकी सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी ना. नज़र नहीं आ रहा क्या हुआ? बेटा मारिया या मरियम? अलिशबा, बहुत ध्यान से सीट को थोड़ा सा पीछे खींचो. बहुत ध्यान से खींचो. बस. अब सही है भाई. इसका ऊपर का रिमोट उठाओ, या टॉप से जो सेकंड बटन है, टॉप वाला बटन नहीं दबाना. हाँ, इसके नीचे वाला प्रेस इट. लगाओ. रख दो. अच्छा जी. सो you've got structure, you've got an input coil, you've got an output coil, and you've got, बेटा इसको ऊपर रख दो, and you've got a soft iron core. It's laminated. Laminated का मतलब exactly क्या होता है इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. सही है. Then you have explained in detail how a transformer produces output voltage. तो again that's simple as well.
This is C part 2. This is C part 1. So how does it produce an output voltage? Very simple. The alternating current in the input coil produces a varying magnetic field. So the alternating current in the input creates what? Creates a varying magnetic field. What does it mean by varying magnetic field? आपकी magnetic field continuously change हो रही है. Alternating current में क्या होता है? आपका current जो है वो continuously क्या हो रहा होता है? Current change हो रहा है ना, पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव हो रहा है, कंटिन्यूसली आपका करंट जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. एंड बिकॉज करंट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, कभी ज़्यादा है कभी कम है, एज वेल एज इट्स डायरेक्शन, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है. सो द करंट इज डूइंग बोथ, इट्स चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड इट्स चेंजिंग डायरेक्शन. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज दैट the magnetic field is also going to continuously change. And a change in magnetic field, let's say for example ये input है ना, input की अगर magnetic field continuously change होगी तो उसकी magnetic field change होने की वजह से output में क्या होगा? output में EMF या current induce होगा. ये output है, output के अंदर current या EMF क्या हो जाएगा? अगर एक coil है जिसका इनपुट या जो भी उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो उसके सराउंडिंग में जितने भी कॉइल्स होंगे सबके अंदर ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा. सही है. अगर एक कॉइल है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली उस कॉइल के अतराफ में जितने हाउएवर मेनी कॉइल्स आर अराउंड दैट, सबके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा. So if EMF is induced in the neighboring coil, let's say for example you have a secondary coil and you have an EMF being induced in the secondary coil, what's the point? EMF तो हमने induce कर दिया, but the important point is a transformer can control the voltage at which your induced EMF is, so in which your EMF is induced. So this will induce an EMF in the secondary coil. So alternating current creates a varying magnetic field in the input coil and that induces an EMF in the secondary coil. Now yeah, exactly. So now Muawiya, अब हम लोग ये कैसे कंट्रोल करेंगे कि आपका पोटेंशियल या ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है? पहले से ज़्यादा इंड्यूस हो रहा है या पहले से कम इंड्यूस हो रहा है? ये कैसे कंट्रोल करेंगे? वेरी सिंपल, यू कंट्रोल द नंबर ऑफ टर्न्स. इफ सेकेंडरी हैज ए हायर नंबर ऑफ टर्न्स, a greater EMF is induced. If secondary has a smaller number of turns, a lower EMF is induced. अच्छा, नाउ EMF जो है वो क्या डिटर्मिन करेगा? EMF डिटर्मिन करेगा कि आपका करंट क्या है. अगर आपका EMF पहले से ज़्यादा इंड्यूस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अगर आपका EMF पहले से कम इंड्यूस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका करंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. सो करंट एंड EMF या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर आपका ट्रांसफार्मर वोल्टेज एज एन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली करंट सडनली क्या हो जाएगा?
डिक्रीज हो जाएगा. एंड दैट्स वाई जब आपकी ट्रांसमिशन होती है तो पावर स्टेशंस के पास आपके पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को क्या कर देते हैं, एकदम बढ़ा देते हैं. तो ऑटोमेटिकली आपका करंट कम हो जाएगा. करंट कम होने से होगा ये कि कम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी के साथ निकलेंगे, तो दे वोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द ट्रांसमिशन लाइंस. ट्रांसमिशन के लॉसेस आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. देन यू हैव गॉट a 230 volts main supply provides 690 watts of power to transform. Calculate the current supplied. आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, आपको वॉटेज दी हुई है, एज इन पावर दिया हुआ है. यू वांट टू फिगर आउट हाउ मच करंट इज सप्लाइड. सो व्हाट्स द फॉर्मूला रिलेटिंग करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस? P is equals to VI. P is equals to VI. Now we need to figure out I. So I is equals to P upon V. Power is 690 watts divided by 230. That's going to be equals to 3 amperes. 690 divided by 230 is 3 amperes. तो 3 amperes का current जो है वो provide हो रहा है. Calculate the energy supplied to the transformer in 10 minutes. Energy supplied कैसे निकालेंगे? Electrical energy का formula क्या होता है? Electrical energy E is equals to IVT. I as in current, V as in potential difference, and T as in time. So E, the electrical energy, is equals to I into V into T. अब I into V जो है वो आपका पावर है. पावर कितना है? That's 690 watts हमें पता है. I जो है वो 3 है, वोल्टेज 230 है. ये दोनों मिलके कितना बन जाएंगे? 690 watts बन जाएंगे. मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, कितना करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 10 नहीं होगा, 10 मिनट्स है, हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है. गुड. सो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे. यस, 600. सो यू गॉट 690 मल्टीप्लाइड बाय 600. सो दिस राइट हियर इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 600. So this right here is going to be 594 and then 3 zeros ahead, joules. 6 into 6 है, sorry. 9 into 96 करके बैठ गया. Yeah. 414,000 joules. 414,000 joules is going to be your answer. ठीक है? ये गाने क्लियर है? All right. Calculate the energy supplied. E is equals to IVT. E is equals to IVT. Again, you just apply the formula and that's it. Question number 106. Is everything clear? Any problems? Anyone wants to ask anything? Naim. Huh? And you have to remember all of them. Question number 107. Question number 107 says what? A plastic rod. Acha, this is static electricity. So this is going to test exactly how much you've prepared for your bi-monthly next week. A plastic rod. Beta, everyone. इधर आओ, रजिस्टर दिखाओ. पिछला क्वेश्चन पूरा लिखा है. इधर आओ. रजिस्टर खोलने की तो जहमत की नहीं है आपने. आपने क्वेश्चन लिखा होगा. इधर दिखाओ. कर लो बातें, पेपर में भी बातें करके आना बेटा. अजीब है, ना खुद काम करना है ना दूसरों को काम करने देना है. जी बच्चा. हाँ, कौन सा वाला? 107, 106. 107 is May June 2007. It's May June 2007. Question number 11. बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सबके रजिस्टर्स में मुझे किए हुए चाहिए. नॉट ओनली द वंस दैट वी हैव डन इन क्लास राइट नाउ, बट जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह आज रात और कल में. तकरीबन अब तक 5 वीडियोस हो गई हैं. आज की क्लास मिला के देयर इज 5 वीडियोस दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट. I need all of those 5 videos watched
and their questions answered in your registers. पास पेपर्स हैं, पास पेपर्स में सॉल्व करो, मेरे पास पेपर्स हैं, मेरे पास पेपर्स में सॉल्व करो, रीड एंड राइट के पास पेपर्स हैं, रीड एंड राइट में सॉल्व करो. जिसके पास पेपर्स में नहीं है, जिसके पास पेपर्स नहीं है, वो अगर आपको पास पेपर्स ख़रीदने हैं कोई, तो आप कोई भी पास पेपर्स ख़रीद लें. लेकिन अगर आपको पास पेपर्स नहीं ख़रीदने तो वो ऑनलाइन आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, वो मैं सेंड कर चुका हूँ. आप वहाँ से देख के अपनी कॉपी में भी सॉल्व कर सकते हैं. जी मुआविया. हाँ, वो मैंने मंगवाए, अभी आ जाएंगे. अगर नहीं आते हैं तो मैं नीचे जाके ले आऊँगा. हाँ, रिकॉर्डिंग आज रात को इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा मैं. अच्छा, a plastic rod is rubbed with a cloth and becomes completely charged. This is question number 107. A plastic rod is rubbed with a cloth and becomes negatively charged. Explain how the rod becomes negatively charged when rubbed with a cloth. Electrons move हो रहे हैं. From where to where? From rod into the cloth. The rod becomes negatively charged. Means rod is accepting electrons. हाँ, वापस बोलो. From cloth to the rod. Explain how. तो हमने खाली ये नहीं बताना कि रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो रही है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रही है. हमें ये भी बताना है कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट क्यों कर रहा है. ऑल राइट. सो व्हाई इज इट एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स? It's accepting electrons because क्योंकि रब करने से क्या हो रहा है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है. फ्रिक्शन से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है. ये इलेक्ट्रॉन्स हीट एक्सेप्ट करते हैं, अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करके दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 11A, मैं यहां पर आंसर्स लिख रहा हूं. ये 15 मार्क का सवाल है जो स्टैटिक के ऊपर आया हुआ है. So 11A, explain how does the rod becomes negatively charged? Electrons will gain energy generated due to friction and अब वो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वी डोंट केयर. ऑब्वियस सी बात है कि जब उनको एनर्जी मिलेगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे. एंड विल मूव फ्रॉम द क्लॉथ इनटू द रॉड. Does that make sense to everyone? Clear है बेटा ये बात? All right. Part B. An uncharged metal coated sphere hangs from an insulated thread. The sphere is brought near the rod. The sphere is attracted to the rod as shown in figure 11.1. Describe and explain what happens to the free electrons in the metal coated sphere as it approaches the rod. जब ये मेटल कोटेड स्फीयर जो है ये प्लास्टिक रॉड के पास आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? यस, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? रिपेल होके दूर चले जाएंगे. मींस लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नेगेटिव चार्जेस होंगे हर जगह पे तो ये नेगेटिव चार्जेस कहाँ मूव कर जाएंगे? ऑल ऑफ दीज नेगेटिव चार्जेस आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द राइट. So yes, so question says describe and explain what happens to the free electrons. Describe and explain. Describe करना है, they move to the left. Sorry, they move to the right. Explain करना है because they are repelled from the negatively charged rod. So electrons move to the right due to repulsion from the rod. Done?
अच्छा, ड्रॉ डायग्राम टू शो हाउ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फीयर. अब हमने वैसे ड्रॉ करने का बोल रहा है, यू कैन ईजिली शो इट ऑन द डायग्राम इटसेल्फ. अब मैंने आपको बताया था ये चीज़ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर कर चुके हैं कि अगर आप कोई पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज रॉड करीब लाते हैं तो आपका एक हाफ क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा हाफ क्या हो जाता है, नेगेटिव. इन दिस केस व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि आपका एक हाफ जो नेगेटिव के पास है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा. सो दिस हाफ राइट हियर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड and the other half away from the negatively charged rod is going to become what? That's going to become negatively charged. Agreed everyone? ये बात clear है सबको? All right. Explain why the uncharged sphere is attracted to the negatively charged rod. ऑफ कोर्स सी बात है. नहीं, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो है. नहीं, बट अभी जो आपने ऊपर सॉल्व किया आप उसके हिसाब से ही एक्सप्लेन करोगे ना कि द पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट एंड द नेगेटिव ऑन द राइट. जो पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट है दैट विल अट्रैक्ट द, ये जो आपका पॉजिटिव हाफ है वो नेगेटिवली चार्ज रॉड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. सिंपल. सो वी आर गोइंग टू से एक्सप्लेन व्हाई द अनचार्ज स्फीयर इज अट्रैक्टेड टू द नेगेटिवली चार्ज रॉड. तो हम लिखेंगे द पॉजिटिवली चार्ज्ड half of the sphere will attract the negatively charged rod because opposite charges attract. क्लियर है ये बात? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. With the charged rod still close to point X, the metal coated sphere is earthed. Explain what is meant by earthing the sphere. Earthing का क्या मतलब है? You connect it with the, आप ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे. So what does it mean by earthing the sphere? It means by connecting the sphere through a wire with the ground. So connecting to the ground. Describe and explain what happens to the free electrons in the metal coated sphere as it is earthed. What happens to the free electrons? क्या हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएंगे. ग्राउंड हो जाने का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज ऊपर आके नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे या नेगेटिव नीचे चले जाएंगे? पॉजिटिव कभी मूव नहीं होता. तो जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ चले जाएंगे? वो अर्थ वायर के थ्रू नीचे चले जाएंगे. सो यू आर गोइंग टू राइट सो सारी सी बात है, ये पॉइंट जो है वो अर्थ हो रहा है. सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स will move down the earth wire. अच्छा, ये क्यों मूव करेंगे? Describe and explain. They are being repelled by
the negatively charged rod. Due to repulsion from the negatively charged rod. Due to repulsion from the negatively charged rod. Draw a diagram to show the charge distribution now distributed on the sphere. आप नीचे डायग्राम बना लेते हैं. आपका डायग्राम है, ये वाली साइड अर्थ हुई हुई है. हाँ, उससे रिपेल होके नीचे जा रहे हैं. वायर के थ्रू कनेक्शन है ना, वैसे तो नहीं है. सो अगेन आपके पास राइट पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा. सॉरी, आपके पास लेफ्ट पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा. द नेगेटिव चार्ज ऑन द राइट वो अर्थ में जा चुके हैं, वो ग्राउंड हो चुके हैं. डिस्क्राइब वन डिवाइस फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग इज यूज्ड. In your answer, include a diagram and explain how and why the charge is produced. क्या करेंगे? Describe one device where electrostatic charging is used. सही है. In your answer, include a diagram and explain how and why the charge is produced. Spray. तो अब स्प्रे, फोटोकॉपियर वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके पास. एप्लीकेशंस में जाओ, नोट्स में आप जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन हुई हुई हैं. सही है, तो आप उसमें से कोई भी एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन उठा के यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं. सो आई एम गोना स्किप दिस राइट नाउ. ऑलराइट, ठीक है. हाँ, किसकी? फ्लूट. क्या चीज? रिफ्यूलिंग. वो तो हैजर्ड है, वो तो डेंजर है. हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं. चलो, वी शुड बी एबल टू डू वन मोर. Question number 108. This is May June 2008. आपके पास ईयरली, आपके पास टॉपिकल है. टॉपिकल है. सो ये जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में होगा. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 108. यस, ठीक है. A filament lamp is labeled 240 volts and 0.2 amperes. Calculate the resistance. V is equals to IR. V is equals to IR. Resistance निकालना है तो R should be equals to V upon I. ठीक है. V कितना है? 240 volts. I कितना है? 0.2. तो आपका R जो है वो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 480. नहीं, 1200. सॉरी, so 1200 ohms. This is going to be how much? This is going to be 1200 ohms. The lamp is connected to a 240 volt supply and switched on at time t is equals to 0. Figure 6.1 shows the variation with t of the resistance of the lamp. Describe how the current in the lamp varies with t. करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? क्या होना चाहिए? आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. एंड देन आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो करंट भी क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे एक अच्छा आइडिया है कि आप क्या करें, आप रीजन ए की बात करो, आप रीजन बी की बात करो. यहाँ पे क्वेश्चन 2 मार्क का है तो आप रीजन ए की मार्क का बात करेंगे और रीजन
बी की बात करेंगे। रीजन ए में आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब करंट भी क्या होगा? सो करंट increases in region A because resistance नहीं, करंट डिक्रीज हो रहा है, सॉरी माय बैड। रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, सही है। एंड देन यू आर गोइंग टू से करंट इज कांस्टेंट इन बी। बी में जो करंट है वो क्या है? कांस्टेंट है, सिंपल, या जाने दो। और यहां पे आप, क्योंकि यहां पे एक्सप्लेन नहीं करना, सो हमें करंट के बारे में बताना है कि पहले रीजन ए के अंदर करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और फिर रीजन बी में करंट क्या हो रहा है? कांस्टेंट। वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाई। अ सेकंड फिलामेंट हैज अ हायर रेजिस्टेंस, अ सेकंड फिलामेंट हैज ए हायर रेजिस्टेंस। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन द टू फिलामेंट लैम्प्स दैट मे कॉज अ चेंज इन रेजिस्टेंस। हमने दो ही चीजें पढ़ी हैं कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा। ना 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 नहीं 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 नहीं, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब फिलामेंट इन द सेकंड लैंप मस्ट बी लॉन्गर, तभी उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। द फिलामेंट इन द सेकंड लैंप इज लॉन्गर। द फिलामेंट इन द सेकंड लैंप क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स? इनवर्स है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। सो फिलामेंट इन द सेकंड लैंप इज हैज ए स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप यहां पे ये भी कह सकते हो कि द फिलामेंट इन द सेकंड लैंप इज थिनर, पतला वायर है। ये गाने क्लियर है बेटा? समझ में आ गया सबको? चलें जी, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।